डॉक्टर आसिल, आप ठीक तो हैं? ठीक हूं मैं। मौत भी जिंदगी का ही एक हिस्सा है। जो रूह पैदा हुई है उसे मरना भी है। क्या तुम्हें तजस्सुस नहीं हो रहा? मेरे बाबा ने क्यों कहा होगा कि तुम्हें मार डालूं? क्या वजह होगी इसके पीछे? जो रुके में लिखा है वो अहम नहीं है, अहम वो है जो मेरी किस्मत में लिखा है। जिंदगी अजीब चीज है ना। तुमने एक बूढ़े शख्स की बात मानी और उसका खत यहाँ मुझे पहुँचाया, और जब मैंने वो खत खोला तो वो मामूली खत नहीं था, बल्कि तुम्हारी मौत का परवाना था। मौत का परवाना तो हम सबके माथों पर लिखा है, समझी मेरी बात? बाबा ने ठीक ही कहा था तुम्हारे बारे में। तुम वाकई बहुत बहादुर हो, मौत से भी नहीं डरते हो। वो तो बरहक है। ये हमारा एक लॉयल्टी टेस्ट था। मेरे बाबा हमेशा ऐसे खत भिजवाते हैं। लोग डर जाते हैं और खो जाते हैं, इसलिए हमारे पास आज तक कभी कोई खत नहीं पहुंचा। पहली बार हुआ है ये। अच्छा है, अच्छी चाल थी। तुम्हारा खेल काफी मजे का है। पर बात सुनो लड़की, खेलने कूदने के दिन तुम्हारे हैं, मेरे नहीं। तुम इन खाली बोतलों पे अपना गुस्सा निकाला करो। ठीक है, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। हैव अ गुड डे। माफ करना, जल्दी मैं कॉफी नहीं पिलाई तुम्हें। फिर कभी आऊंगा। बाबा अंदर इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा। इस तरफ चलिए। जी बोलिए। हाँ, मैं थोड़ी देर बाद कोर्ट पहुंच रही हूँ, वहीं मिलते हैं। यासिर साहब, आई एम सॉरी सर। तुम जाओ। आप कैसे हैं सर? ठीक हूं। तुम सुनाओ। ठीक नहीं हूं सर। मुझे आइडिया है। मैंने जब आपको इस तरह जेल में देखा तो बड़ा अजीब लगा। ये जिंदगी एक अजीब पहेली है। जी सर, आबरू की मौत ने आसिल और फरहत को बचाया। खैर छोड़ो, क्या तुम खुद को संभाल पाए? हम में सबसे ज्यादा बुरा तुम्हारे साथ हुआ। आबरू की बात कर रहा हूं। जो भी हुआ बुरा हुआ। क्या किया जा सकता है सर? अभी मुझे पता नहीं कि मैं ठीक हूं या नहीं सर, लेकिन मैं जिंदगी में पहली बार इतनी पेचीदा सूरत हाल से गुजरा हूं। अभी भी यह मामला खत्म नहीं हुआ। क्या मतलब? मिस्टर प्रोसिक्यूटर, आबरू शाहीन सहगल की बेटी नहीं थी सर। ओह, खुश आमदीद नौजवान। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, शाबाश, बैठ जाओ। आओ आओ, बैठो ना, बैठो, शाबाश। अब ये कहवे की पत्ती कहेगी, मुझे आग में फेंका गया, मुझे किस गुनाह की सजा मिली है भला? मगर कहवा ये बात जानता है कि मुझे जिसने आग में जलाया है उसी ने मुझे कहवा बनाया है। मैं पहले बदजायका चीज था, उसने मुझे पानी और शक्कर में मिलाया और मजेदार कहवे में बदल डाला। अब तुम अपनी कहो नौजवान, मुझे सोच कर बताना। तुम्हारे आसपास जो आग है, क्या नाम है उसका? क्या कहते हो तुम उसे? या वो पानी बताओ जिसमें तुम हो?
जिसकी वजह से तुम्हारी शख्सियत बदजाका हो गई है। किस नाम से पुकारते हो तुम उसे? मैडम, एमएस साहब आपसे मिलना चाहते हैं। थैंक यू। क्या मतलब तुम्हारा कि ये नामुमकिन है? जो कहना है खुल के कहो। नहीं, शाहीन सहगल की बेटी पैदा हुई 1992 में। उसकी उम्र 25 साल होनी चाहिए। आबरू की 31 थी। अगर वो 17 साल की उम्र में मेडिकल कॉलेज गई और 7 साल पढ़ी, जो कि नामुमकिन है, फिर उसने 4 साल की स्पेशलाइजेशन भी की थी सर। ठीक कह रहे हो। फिर शाहीन की बेटी कौन है? मलीसा। किसी को मालूम नहीं कि जब जल्जला आया था वो मर गई थी या गायब हो गई। शाहीन ने आबरू का नाम लेकर सबको बेवकूफ बनाया। हो सकता है वो यतीम खाने से ही हो और शाहीन ने उसे झूठी कहानी सुनाई हो कि वो ही उसका बाप है। क्या मालूम। क्या तुम्हारे पास कोई और सबूत है? नहीं सर। क्या आपको ये सब सबूत भी काफी नहीं लग रहे सर? फिर मिलते हैं। जी फिर मिलते हैं सर। लगता तुम अभी परेशान हो। नहीं सर, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आबरू ने सबको हैरान कर दिया। तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड थी ना वो। मैं तुम्हारा दुख समझ सकता हूं। मेरे लिए सब भूलना मुश्किल है, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ। देखो आसिल, तुम्हारी शादी, उसके बाद होने वाली चीजें, जाहिर है तुम इस सब की वजह से परेशान होगी, मगर अस्पताल की रूटीन डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। देखो, अगर तुम चाहो तो कुछ दिन अगर मैं क्या चाहूँ तो? यानी इसका मतलब है कि आप मुझे मेरी जॉब से निकालना चाहते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं अपनी इतनी अच्छी सर्जन को कभी नहीं खोना चाहूंगा। हाँ, मुझसे खुल के बात कीजिए। आपको कोई खौफजदा कर रहा है सर? मुझे बता सकते हैं अगर ऐसी बात है तो। तुम पे बहुत बड़ा इल्जाम है, तुम अच्छी तरह से जानती हो। जिस वजह से आप मुझे कह रहे हैं वो वजह बताइए सर। ठीक है, हम ये डिस्कशन यहीं खत्म करते हैं मिस आसिल, क्योंकि ये मौजू किसी और तरफ जा रहा है। मुझे भी यही लगा। मेरी बात सुनिए डॉक्टर, मैंने अपने काम को अपनी जिंदगी समझा और ये अपने जहन में बिठा लें कि आखिरी सांस तक मैं लोगों की खिदमत करती रहूंगी। मुझे कोई नहीं रोक सकता इससे, भले आप हो या आपकी पूरी इंतजामिया। समझ तो गए होंगे आप। फोन उठाओ जल्दी। क्या हुआ भाभी? चलो गुलशेर। कहाँ? नेमत साहब की तरफ, क्योंकि वो मेरी कॉल रिसीव नहीं कर रहे। तुम उन्हें कॉल करो और पूछो कि वो कहाँ है, समझे? भाभी मैं पता चलाता हूँ, लेकिन फिर पता चला हो गुलशेर। ये लो बेटा। शुक्रिया। अयान से मुलाकात हुई क्या तुम्हारी? हाँ, मिला हूं। मेरी बेटी इस मुल्क के कामयाब क्रिमिनल लॉयर्स में से एक है। पर आपको जेल जाने से नहीं बचा पाई। मेरा अंदर रहना मेरे जुर्म की सजा नहीं था, बल्कि मेरा इंतखाब था। आज़ादी इंसान का पैदाइशी हक जरूर है फरहत, मगर अपनी जिम्मेदारियों के बाद मजबूरियां बहुत कुछ करवाती हैं बेटा। तुम क्यों खामोश हो बेटा? बाबा, मुझे कोर्ट में एक जरूरी काम है। क्या तुम्हें अभी जाना है? नहीं, अभी मुझे थोड़ी तैयारी करनी है केस की। हाँ ठीक है, जाओ। क्या तुम्हारे बच्चे हैं? नहीं। मेरी दुआ से हो जाएंगे। बाप बनना मतलब बुज़दिल हो जाना। इंसान सोचता है कि मुझे कुछ हो ही ना जाए, मेरी औलाद का क्या होगा। कमजोर हो जाता है इंसान। मैं मरा तो मेरी औलाद भी मर जाएगी, या अगर कुछ हुआ तो वो दरबदर हो जाएंगे। इकलौती है ये?
हाँ, शायद आपको बेटा चाहिए था, जब ही उसके शौक मर्दों वाले हैं। वो किसी हौसलामंद मर्द से भी ज्यादा बहादुर है। उस रुक्के का क्या मामला है? अगर मैं पढ़ लेता तो? मुझे किसी काबिले एतमाद आदमी की जरूरत थी, मगर काबिले एतमाद आदमी तो सबको चाहिए। ऐसे आदमी कहाँ मिलते हैं आजकल? सही कह रहा हूं ना? ओह, मुझे कहना है कि जो तुम्हारी तरफ बढ़ेगा पहले उसे मुझे मारना होगा। रास्ता कठिन है, हर तरफ अंधेर, लेकिन हमें हाथ में हाथ डाली मंजिल पर पहुंचना है। तुम अब इस गेम से बाहर नहीं होने वाले नेमत इमरान। कोई चाहे कुछ भी कहे, यही सच है। मिस्टर रियाज, आप पहले फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स बनवाइए, उसके बाद हम डिटेल्स पर बात करेंगे। जैसे आपकी मर्जी जनाब। आपको मुबारक हो, डील फाइनल हो गई है। मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ। शुक्रिया आपका, मैं इंतजार करूंगा। जल्दी आऊंगा। गुड डे नेमत। हैव अ गुड डे। नेमत इमरान, मेरी प्यारी बहू आज इतने गुस्से में क्यों नजर आ रही है? आप इसकी वजह अच्छी तरह से जानते हैं। बड़ों को ऐसे मुखातिब करना तुम जैसी लड़की को जेब नहीं देता। मैं आपसे कहना चाहती थी, अगर आप मुझे मारना चाहते हैं तो मार डालें, मगर सामने से, छुप कर नहीं। पीठ पर वार करना आपको जेब नहीं देता। मैं वाकई तुम्हारी बात का मतलब नहीं समझा। ऐसा है क्या? लेकिन मुझे लगता है कि आप हर बात को समझ रहे हैं। आप मुझे मारना चाहते हैं लेकिन मार नहीं सकते, जानती हूँ। और उसकी वजह यह है, फरहत से डरते हैं आप। और डरना भी चाहिए वैसे, पर मैं आपसे एक बात कहूँ, आप फरहत से डरें और मुझसे भी डरें, समझे आप? ठीक ही कह गए हैं बड़े लोग। वक्त के साथ साथ मियाँ बीवी एक जैसे ही लगने लगते हैं। यूं लगता है कि मैं फरहत से बात कर रहा हूँ। मुझे वाकई बहुत खुशी है। लेकिन ये मजाक नहीं है। मैं जो कहना चाहती थी कह चुकी हूँ। मेरा पेशा मेरे लिए सब कुछ है, याद रखिएगा। जेल में इस जगह को बहुत याद किया, इस बाग को, ये दरख्त और ये पौधे और इनकी ये खुशबू और ये उड़ते हुए परिंदे। अपना हाथ दे। ये जल्दी ठीक हो जाएगा। हम यहीं बैठते हैं, कहवा पीते हैं और बातें करते हैं। अगर कुछ चाहिए हो तो अयान को या मुझे कॉल कर लेना। हाँ, मगर हो सकता है किसी खास वजह से मैं तुम्हारी कॉल रिसीव न कर सकूं। हमने तुम्हें जख्म भी दिया, मरहम भी लगाया, याद रखना। जरूर रखूंगा। खुदा हाफिज बेटा। मुझे ये लड़का पसंद है, तुम क्या कहती हो?
क्या तुम फ्री हो? तुम्हारे लिए हर वक्त फ्री हूं। लगता है बहुत खुश हो आज तुम। हाँ, वाकई खुश हूं। जिंदगी कभी कभार ही इंसान पर मेहरबान होती है। इस मर्तबा मेरी बारी है। आबरू की बात कर रहे हो ना तुम? आबरू आसिल कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। आसिल बाल बाल बची और आबरू जहन्नुम वासिल हो गई अपने बाप की तरह। असल बात यह है कि मैं फरहत की नजर में बेगुनाह हो गया। मुझे इस बात का यकीन हो गया है कि फरहत एक बार फिर मेरा दायां बाजू बनेगा, जैसे वो हमेशा से ही था। अब हम एक दूसरे को ज्यादा वक्त दे पाएंगे। हर चीज को अपने हक में करना जानते हो तुम। मैं भी शायद इसीलिए तुम्हारी हो गई हूँ। अब हम अपने बिजनेस को भी फिर से टाइम दे पाएंगे। हाँ, ठीक कहा तुमने। बिजनेस काफी निगलेक्ट किया तुमने। इलेक्शन के बाद मुझे लगा शायद तुम रिटायर ही होने वाले हो। हर शय खत्म हो जाएगी, मगर शुक्र है तुम लौट आए। मेरी रिटायरमेंट तो शायद बिस्तरे मर्ग पर ही होगी या तुम्हारे कदमों में। खुदा ना खास्ता। शादी में जल्दी करनी चाहिए। तुम भी यही चाहती थी ना। अब हमें देर नहीं करनी चाहिए इसमें। नेमत, मैं बहुत सादा सी तकरीब चाहती हूँ। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। क्यों ना हम उस होटल की रूफटॉप बुक करवा लें जहाँ हम जाते हैं, वही रूम बुक करवा लेंगे। मेरे ख्याल में हमारी शादी में सिर्फ फैमिली के 15-20 लोग हों तो भी काफ़ी है। और जहाँ तक सवाल रहा हनीमून का, तो मेरा इस बारे में कोई ख़ास प्लान नहीं है। वो अब तुम्हारी भी फैमिली है। बाज़ औक़ात तो वो मुझे भी बहुत गुस्सा दिला देते हैं, पर इंसान अपनी फैमिली चुन नहीं सकता। हाँ ठीक है, लेकिन बास बातें ऐसी हैं जो मुझे परेशान कर देती हैं। क्या है, बोलो। हेलो। हाँ गुलशेर, तुम्हें आवाज आ रही है क्या? जी बोले भाई। डॉक्टर कहाँ है? वो मसरूफ है, मरीज के पास है। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? मेरी बात करवाओ उससे गुलशेर। बेवकूफ, मैं उसके कमरे में हूं, यहां कोई मरीज नहीं। कहां से आ रही हो तुम? मुझे कोई काम था। लेकिन तुम्हें अपने ऑफिस में होना चाहिए। क्या ये तुम्हारा ऑफिस नहीं है, या तुम कहीं और काम करती हो? बताओ मुझे। देखो फरहत, मैं तुम्हें कोई वजाहत देने के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ। तुम अपने काम से काम रखो। मैं यहाँ अपनी जॉब वापस लेने की कोशिश कर रही हूँ, समझे तुम? क्या मतलब है तुम्हारा? अस्पताल रेगुलर ना आने की वजह से मुझे वार्निंग मिली है। हो सकता है कि मुझे जॉब से निकाल भी दिया जाए। तो अभी देख लो। क्या मतलब इस बात का? कहाँ जा रहे हो तुम? फरहत, फरहत रुक जा। क्या करने वाले हो तुम? हाँ, लगता है तुम बिल्कुल पागल हो गए हो। मैं तो बचपन से पागल हूं डॉक्टर। फरहत, फरहत रुक जाओ। क्या हो रहा है यहाँ? सुनो, जाओ जाओ। आसिल, ये क्या हो रहा है? जुबान बंद रखो। अगर मेरी बीवी का दोबारा नाम लिया तो बहुत बुरा पेश आऊंगा। सुना तुमने? तुम उसे डॉक्टर कह के पुकारोगे, दोबारा ना कहना पड़े मुझे। इसको निकालना चाहते हो तुम? अगर तुमने मेरी बीवी को जॉब से निकालने की बात दोबारा मुंह से निकाली तो अच्छा नहीं होगा। मैं तो बस आसिल से कह रहा था। मैंने कहा ना कि आज के बाद तुम कुछ नहीं कहोगे। कुछ नहीं का मतलब कुछ नहीं, वरना मैं जुबान खींचकर गर्दन में लपेट दूंगा। मेरा नाम फरहत अरसलान है, अपने दिमाग में बिठा लो। अपने काम से काम रखो। आखिरी बार कह रहा हूं, वरना इसी अस्पताल में दाखिल करा दूंगा। हैव अ गुड डे। फिर आऊंगा, सफाई वगैरह कराते रहा करो। चलो डॉक्टर। फरहत,
तुम्हारे ख्याल में तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? क्या हरकत थी ये? अपनी आवाज नीचे रखो तो बेहतर होगा। तुम गुंडे मवालियों की तरह बिहेव कर रहे हो। उसने मेरी बीवी का नाम लिया। कोई इस तरह की बात मेरी बीवी से नहीं कर सकता। क्या मैंने तुमसे मदद मांगी है? जिसे बताने की जरूरत थी मैंने बता दिया। मैं एक मैच्योर औरत हूँ, सर्जन हूँ और एक डॉक्टर हूँ। समझ रहे हो तुम? मेरे बाप बनने की कोशिश मत करो। मैं उन जैसी तरबियत नहीं कर सकता हूँ तुम्हारी। अच्छी बात है। हाँ मगर मगर क्या? मैं तुम्हें गोद ले सकता हूँ। मुझे तुम्हारे करीब आने का कोई शौक नहीं। मुझे भी कोई शौक नहीं है। अच्छा है। बुरा है। हाँ बोलो फरहद। मुझे यासिर से मिलना है, मेरे साथ चलो। तुम आओ, मैं सब संभाल लूंगा। अभी आ रहा हूँ। मेरी जान, ओह आई एम सॉरी गुलशन, मुझे थोड़ी देर हो गई। आप चलें क्या? जी चले। चलो चलो, कोई रोकने टोकने वाला तो है नहीं। हम जल्दी आ जाएंगे। नहीं मेरी जान, जितना दिल चाहे घूमना। तौबा तौबा। आओ चलें गुलशन। पहले ही इतने मसाइल का सामना है, ऊपर से इन्हें देखो। अदीला आउट ऑफ कंट्रोल है, नेमत बेबस है। वो तो अदीला की बात टाल ही नहीं सकता। ओ, किन ख्यालों में गुम हो यशफा मैडम? तुमसे कह रही हूँ, बस समझो अब तो वो औरत आने वाली है यहाँ। जी जी मैं सुन रही हूँ आपा। सुन रही है ये? याद नहीं क्या तुम्हें? आपा ये चालाक औरत है, अगर इस घर में आ गई तो हमारी हुक्मरानी खत्म। हाँ यानी जो मैंने कहा वही सच हुआ? हाँ बिल्कुल ठीक कहा तुमने। हाँ, हमने तो उसके मिसकैरेज के बारे में भी सोचा था। प्रेगनेंसी ही जड़ है इस मामले की। अगर इसका बच्चा इस घर में आ गया तो हम सबके बच्चों का मुस्तकबिल खत्म हो जाएगा। यही कहा था ना तुमने? हम ऐसा नहीं होने देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। ये औरत हमारे घर में नहीं आएगी, है ना? ऐसा कभी नहीं होगा आपा। हाँ हाँ, लेकिन अब ये कैसे होगा? क्या तुम इस औरत को डराने का सोच रही हो? नेमत से बात करोगी क्या तुम? जो करना जल्दी करो, पहले ही बहुत देर हो चुकी है। संभल जाओ यशफा। आप परेशान कर रही हैं आपा। अपनी बेटी की भी शादी कर दो। एक तो तुम सुनती नहीं हो, आखिर चाहती क्या हो तुम? आप भी अपनी बेटी का ख्याल रखें आपा। आपने उसकी शादी भी कर दी है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं बदला। लेकिन क्यों नेमत? सबको अपनी जगह मालूम होनी चाहिए। अगर तुम खामोश रहो और सब्र करो तो मैं सब संभाल लूंगा। अभी हमने उन्हें शादी की खबर दी है, अभी से हम उन्हें घर छोड़ने की खबर कैसे दे सकते हैं भला? मैं एक ही घर में अपनी सौतन के साथ नहीं रह सकती हूँ नेमत, और उस औरत का नाम यशफा है। तुम्हारा गुस्सा बजा है अदिला, मगर मैंने तुम्हें बताया था यशफा से मत उलझो, वो चुप रहने वाली औरत नहीं। अच्छा तो ये बात है? हाँ बिल्कुल। ये बात नहीं है। यशफा तुम्हारी पहली मोहब्बत थी नेमत, और तुम्हारे बेटे की माँ है वो। क्या तुम इस मसले को मेरी नजर से देख सकते हो प्लीज? ये सारी बातें अब माजी का हिस्सा बन चुकी हैं, इसलिए तुम भी भूल जाओ। तुम मर्द हो ये सब कह सकते हो नेमत, मगर उसने तुम्हारे बेटे को जन्म दिया। कोई भी औरत इतने बड़े राज के साथ अपनी पूरी जिंदगी खामोश नहीं रह सकती। तुम बिला वजह परेशान हो रही हो। हमारे ताल्लुक की वाहिद वजह फरहत है। बात चाहे जो भी हो, यशफा के दिल में क्या है इससे सरोकार नहीं। मेरे लिए उसके साथ एक छत के नीचे रहना बहुत मुश्किल होगा नेमत। तुम बेशक उन्हें घर खरीद दो, यशफा, गुलशन, हत्ता के फरहत को भी चाहे वहीं शिफ्ट कर दो, इसी में बेहतरी है। वरना ये लोग हमें कभी एक साथ नहीं रहने देंगे। रुके रुके, मैं खोलती हूँ। मैं खोल लेता हूँ। काबिल, तुम सोई नहीं अभी तक? अभी दूध पिलाती हूँ तुम्हें। मुझे पता है आपको भूख लगी है। क्या हाजरा आंटी को पता चल गया है? क्या? यही
रजाई माँ वाला किस्सा? हाँ नहीं, बिल्कुल नहीं। असल में वो मुझे मजबूर कर रही हैं कि मैं बता दूं। उनको तो तुम जानती हो, उनका अपना ही तरीका है बात करने का। खुदा करे कि ऐसा ही हो। गुलशन, मैं कभी कुछ ऐसा नहीं होने दूंगा जो तुम्हें उदास करे। जी मैं जानती हूँ। शुक्रिया। कैसे हो तुम? बेहतर हूं। और तुम? तुम मुजरिम नहीं हो यासिर। सही, लेकिन ये सलाखें कुछ और ही कह रही हैं। ये धात से बनी है, सही गलत में इम्तियाज नहीं कर सकती। और तुम अपनी कहो ना। तुम ये फर्क जानते हो? मैंने कितनी बार कहा तुमसे कि ये गलत है और ये दुरुस्त है। अब मैं यहां हूं और तुम वहां हो। क्या है ये सब? इसके बारे में कहो। ये किस्मत है? हर चीज बस में नहीं होती। देखो यासिर, देखो चाहे जो भी हो, मैं तुम्हें यहां से बाहर निकालूंगा। हाँ समझ गया। उसके बाद कौन अंदर जाएगा? किसको गोली लगेगी? जिसकी किस्मत। किस्मत। सही। अब तक जो भी हुआ किस्मत की वजह से हुआ। मैं तुमसे एक बात कह देता हूं, मैं अपनी जिंदगी कानून के मुताबिक ही गुजारूंगा। उसके लिए चाहे मुझे कितनी ही बड़ी कुर्बानी देनी पड़े, मैं हराम का एक लुकमा भी कभी अपने बच्चों को नहीं खिलाऊंगा, किस्मत की आड़ में भी। क्योंकि मैं नासिर हज्जाम का बेटा हूं। तुम किसके बेटे हो बताओ? तुम बताओ, तुम किसके बेटे हो फरहत? मैं नासिर हजाम का ही बेटा हूं। लेकिन मुझे ऐसा महसूस क्यों नहीं होता? थोड़ा आहिस्ता बोलो भाई। चुप करो, बकवास मत करो। मैं प्रोसिक्यूटर यासिर अरसलान हूं। तुम इससे बात करो मेरे साथ। यहां आओ, अपना नाम बताओ मुझे। यासिर। फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि अपने ऑफिसर से किस तरह बात करते हैं। इधर आओ मेरे पास। यासिर बस करो। हम दोनों भाई हैं, एक ही बाप की औलाद हैं हम। हाँ, रास्ते अलग हैं, मानता हूं मैं। तुम्हारे साथ मैं भी दर्द में हूं। जब मैं प्रोसिक्यूटर बना तो सारे रास्ते एक्साइटमेंट से मुझे नींद नहीं आई। इतना ज्यादा खुश था मैं कि मेरी फैमिली को मुझ पे फख्र होगा। मैंने अपना गाउन अपनी चेयर के पीछे लटका दिया। सारी रात ये देखता रहा कि मैं इसे सुबह पहनूंगा। सुबह थी कि हो ही नहीं रही थी। ऐसे जैसे सुबह ईद का दिन हो। जैसे मैं एक प्रोसिक्यूटर नहीं हूं, बल्कि एक छोटा सा मासूम सा बच्चा हूं जो कि ईद के दिन अपने नए कपड़े और जूते पहनेगा। मुझे अपने आप पे हंसी आ रही थी। यासिर, ये कैसी बच्चों वाली हरकतें कर रहे हो तुम? इस खुशी को शायद ही कोई और समझ सकता हो फरहत, क्योंकि मेरे बाप ने हमेशा कानून की हुक्मरानी को माना। और जब मैंने वो यूनिफॉर्म अपनी बीवी और बच्चे को दिखाया, वो खुशी से पागल हो गए। ये समझ सकते हो? क्योंकि मैं असगर का बाप था, जोया का हस्बैंड था मैं, और उनके लिए सब कुछ था। उनके अलावा कोई नहीं था मेरा। मेरा खानदान कहां था? मेरा नाम नेहाद भाई कहां था उस वक्त? अम्मी कहां थी मेरी? लेकिन तुम नहीं समझोगे, क्योंकि तुम कातिल हो।
तुम्हारे बुरे कामों ने तुम में जरा सी भी अच्छाई बाकी नहीं छोड़ी। शैतान बन चुके हो तुम। अपना खानदान भी तर्क कर दिया तुमने। तुम जेल जाते वक्त आसिल को मेरे हवाले करके गए थे ना? ऐसा क्यों किया? क्योंकि तुम्हें पता था कि मैं एक ईमानदार भाई होने के नाते उसकी हिफाजत करूंगा। एतबार था तुम्हें। मगर तुम इस काबिल भी नहीं हो, क्योंकि तुम अमानत में खयानत ही करोगे। अब अपनी शक्ल मेरी नजरों से ओझल करो। मैं अब दोबारा तुम्हें कभी ना देखूं। जाओ और अपनी वही घिनौनी जिंदगी जीते रहो फरहत। दर्द हुआ ना तुम्हें?